हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से। और आज हमारे साथ डॉक्टर सौमिल है, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज इनकी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी देखेंगे कि कैसी रही है इतने साल से। तो डॉक्टर साहब, पहले अपना इंट्रोडक्शन, आप कब से इंडिया में पास आउट और कब कैसे कैसे हमने वो करा। श्योर श्योर। थैंक यू डॉक्टर रोहित, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस को बता सकूं कि क्या प्रोसीजर है, क्या है। सबसे पहले सर का थैंक यू कि इन्होंने हैंड्स ऑन प्रोसीजर मैंने इनके पास किया, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं डॉक्टर सोमिल खरबंदा, मैंने फरीदकोट पंजाब से बीडीएस की है और मैंने 2011 में पास आउट किया और राउंड अबाउट मुझे 1-1.5 साल लगा कि एडीसी मैंने क्लियर किया। और 2015-16 से सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो तब से मैं एज अ जनरल डेंटिस्ट काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और ये मेरी जर्नी रही है अभी तक। अब धीरे धीरे बस लर्निंग कर्व चल रहा है, तभी हम सर के पास आए थे सीखने। मेरे ख्याल से आप आए हो इम्प्लांट सीखने, कुछ सीख के जा रहे होगे या बस बेकार? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे मैंने सर को यही कहा था कि बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, बट बहुत ही अच्छा सर ने फैब्रिकेट किया था कोर्स को कि शुरू में थ्योरेटिकल फिर हैंड्स ऑन सब कुछ कवर हुआ। तो एज़ पर जो प्रॉमिस किया था सर ने वो हमें सारा कुछ मिला। तो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो डॉक्टर साहब, आपने जब जर्नी स्टार्ट करी ऑस्ट्रेलिया में, तो पहले थॉट कैसे आया, मतलब कि किसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, इन सारी कंट्रीज में इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करनी? वाई ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऐसा है कि जैसे आप बीडीएस में ज्वाइन करते हो, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, पास आउट सीनियर्स मिलते हैं, वो कहते हैं ये नहीं ये नहीं ये। तो हर एक का एक्सपीरियंस लिया और फिर डिसाइड किया कि चलो एक बार आजमा के देखते हैं कि क्या है। क्योंकि ऐसा सच कोई मेरा रिलेटिव नहीं है बाहर जो मुझे गाइड करे, या कोई बड़ा नहीं है, बट ओवरऑल सीनियर्स ने गाइड किया। तो यही हमने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर सक्सेसफुल हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो इंडिया तो है ही अपने पास। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो एज अ डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जैसे मैंने कहीं सुना है कनाडा में लोग कोई, या यूएसए में लोग हाइजीनिस्ट का कोर्स कर लेते हैं, डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स कर लेते हैं, जो उस मेन एग्जाम को नहीं निकाल पाते। हाँ जी। तो क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी सेम थिंग है, या अलग अलग यहाँ पे सिर्फ डेंटिस्ट का ही फ्यूचर है? नहीं, इसमें डेंटिस्ट के अलावा भी आप हाइजीनिस्ट या एज अ असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन कर सकते हो, बट उसमें बस यही होगा कि आप अपनी फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट डिविएट कर जाओगे, कि जो आपने सोचा मैं पेशेंट्स करूंगा या कुछ भी, तो आपका लिमिट हो जाएगा थोड़ा। बट इट इज़ वन ऑफ द वेज कि आप जा सकते हो। कुछ साल प्रैक्टिस किया एज अ हाइजीनिस्ट और असिस्टेंट, देन यू कैन टेक एग्जाम्स। ओके, तो अगर मैं ये पूछूं कि भाई अगर डेंटिस्ट की सैलरी इतनी है, तो एज कम्पेयर टू डेंटल हाइजीनिस्ट की कितनी होगी? तो अगर आप कहें कि मतलब डेंटिस्ट की इतनी है तो हाँ, हाइजीनिस्ट की इतनी है। इतनी है, मतलब कि 60-70%? हाँ, पर फिर भी इट्स इनफ कि आप अच्छे से वहाँ पे गुजारा कर सकते हो, एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, फैमिली लाइफ आपको मिलती है, तो इट्स वर्थ आई वुड से। तो आपको इस जर्नी में जो वहाँ का एग्ज़ाम निकालने में कितना टाइम लगा, जब से आपने मुझे तैयारी स्टार्ट करी? लगभग 1 से 1.5 साल लगा। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने इंडिया में ही दिया था, उसके बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया फ्लाई किया, वहाँ पे जाके फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था। ओके, एंड आपकी वाइफ भी हमारे साथ ये कोर्स करने आई हुई, उन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर हाँ किया है? ये दोनों लकी गाय हैं दोनों। तो वहाँ पे अब एग्ज़ाम क्लियर करके अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ जी। एंड यू आर इंस्पिरेशन टू मैनी। नहीं देखो सर, हमारे लिए भी काफ़ी लोग इंस्पिरेशन थे कि हमने उनसे इंस्पायर हुए। अब हमारे पास जो आता है, वी आर हैप्पी टू हेल्प देम एंड गाइड देम इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो, बट आई वुड से कि एक आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करनी है और उसी पे आप लगे रहो, तो ओवर द टाइम वो हो जाता है। कई लोग डिविएट कर जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है वो, बट मतलब ये गोल तो लेके चलना, गोल लेके चलना पड़ेगा। जुनून तो होना। और वो मैं कहूँगा कि आप ड्यूरिंग द बीडीएस ही डिसाइड कर लो कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो वो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो वहाँ पे कुछ इंग्लिश का भी बैरियर है कि जैसे मेरे जैसा सोचता है यार मैं कैसे घूमने जाऊँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश का ऐसा सच नहीं है। देखो, आपको एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, उसके अलावा सब ठीक है। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं ईडीसी दे रहा था तो हमारा जैसे 7 दिन का एग्ज़ाम होता है, वाइवा प्रैक्टिकल ये वो, तो लास्ट में 6-7 दिन पहुंचते मेरी इंग्लिश ख़त्म हो गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप फ्लुएंट हो या कुछ हो, बट ओवर द टाइम जो जैसे जैसे आप रहते हो, लोगों से बातचीत करते हो, तो आप ग्रैब कर लेते हो उस चीज़ को।
तो ऐसा भी नहीं कि एक्सेंट हो या कुछ भी हो, बट एक बेसिक इंग्लिश का। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ फ्यू स्टेप्स अगर आप बता दो कि भाई पहले स्टेप में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो उसको ये चीज़ करनी चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो स्टेप वाइज कुछ बता सकते हो? तो स्टेप वाइज में ऐसे है कि अगर आपने जैसे एडीसी का एग्ज़ाम ही क्लियर करना है जैसे मैंने दिया था, तो आप सबसे पहले अपना असेसमेंट करवाइए एडीसी की वेबसाइट पे जाके। वहीं पे सारा पेपर वर्क है, सारा कुछ है कि स्टेप्स क्या हैं, एंड देन यू टेक योर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम जो इंडिया में ही होता है, और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको नटशेल में बताया कि ऐसा होता है। इसके भी काफ़ी सारी हैं कि डिविएशंस हैं कि आपको कैसे कहाँ से क्या करना है। तो फेसबुक है, गूगल है, जहाँ से आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जब ये इतनी सारी जर्नी आदमी तय करता है और आप लकी रहे आपने जल्दी निकालने हैं। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो 4-4 5 साल में भी जर्नी हो जाती है उनकी लंबी, नहीं निकल पाता, लक साइड साथ नहीं देता। आजकल तो मैंने सुना है कि पीआर मिलने में भी टाइम काफ़ी लग रहा है उसके अंदर, तो क्या वो वर्थ इट है? वहाँ पे फिर कोठी बना लेगा? हाँ, ये हो जाएगा। ऐसा है कि पहले होता था कि आज से आपको 10 साल पहले कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, डायरेक्ट आपको पीआर मिल जाता था। अब है आपको मिनिमम 2-3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद खुद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, बट मैं कहूँगा फिर भी वर्थ है। तो आपकी वहाँ पे कितने दिन की प्रैक्टिस होती है? मतलब कि 5 डे अ वीक है या 6 डे? देखो, डेंटल प्रैक्टिस सेम है इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। आप पे डिपेंड करता है। कई लोग 3 दिन काम करके उतना मनी जनरेट कर लेते हैं, कई लोग 7 दिन करते हैं। तो आपके पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस 4 से 5 दिन की रखी है कि मेरे को है कि वीकेंड्स पे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। 1-2 हॉबीज़ हैं, उसके लिए टाइम रखा। लेकिन इंडिया से तो काफ़ी फ़र्क है ना। 4 डेज अ वीक के अंदर तो हम आधे भूखे मर जाएंगे। यहाँ पे तो इतना कंपटीशन है कि 7 डे वीक हो गया। नहीं, पर मेरा 4 डे वीक भी ऐसा होता है कि 7 to 7 मेरी जॉब चल रही होती है या 7 to 6 जॉब चल रही होती है। अच्छा, 7 AM से स्टार्ट हो जाती है बात? मतलब मैं घर से जैसे 7 बजे निकलता हूँ तो 7:30 मेरी स्टार्ट हो जाती है। ओके, फिर अर्ली स्टार्ट होती है। अर्ली स्टार्ट। यहाँ पे तो 11 बजे, हाँ, 10-11। वो है कि बीच में 1 घंटे का लंच होता है, उसके बाद शाम को हम 5, 5:30 या 6 बजे तक कई बार फ्री होते हैं। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने हाफ अ डे करना। जैसे मेरी वाइफ है, वो हाफ अ डे करके खुश है कि चलो बच्चों को भी देख लिया, वो कर लिया। मेरे को होता है मैं निकला ही हूँ तो चलो 4 दिन वैसे हम लगा लें कि मैक्सिमम आवर्स मैं कर लूँ। तो अब आप जैसे जॉब में है तो वहाँ पे अगर आप अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करना चाहे, अपना क्लिनिक खोलना चाहे, तो उसका क्या स्कोप है? कितना पैसा इन्वेस्ट होता है और किस तरीके से ये तो रेगुलेशन है? वही है कि आपको ओवर द टाइम प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। इनिशियली मैं कहूँगा जो रॉ हैंड हैं, जैसे मैं गया था कि हम किसी एज ए एसोसिएट काम करें किसी के अंडर, और ओवर द टाइम उस क्लिनिकल प्रैक्टिस को देखेंगे वो कैसे चला रहे हैं, और आपको एक राइट मेंटर चाहिए वहाँ पे। बट मैं कहूँगा मिनिमम 3-4 साल एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है कि आप कैसे एक प्रैक्टिस चला सकते हो, क्या आपको चाहिए। फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की, वो हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रमोट करते हैं और अच्छा एक लोन भी मिल जाता है, तो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये चीज़। अगर मनी से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, अगर कोई आज के टाइम के अंदर ये सोचता है कि भी मैंने एडीसी का एग्ज़ाम निकालना है, वहाँ पे रहने का भी होगा, एग्ज़ाम का भी होगा, तो उसके पिताजी को कितने रुपए अरेंज करने हैं? अब ऐसा है कि अगर हम कहें कि ये मैं एक तरह की इन्वेस्टमेंट समझता हूँ कि आप जो अपने पे स्पेंड कर रहे हो ये आपको लॉन्ग टर्म में वापस मिलेगा। बट हाँ, अगर रफली मैं आपको कहूँ एग्ज़ाम की फ़ीस ही ऑलमोस्ट आपको $7-8 हज़ार की पड़ती है, जो कि 4-5 लाख के आसपास है। उसके अलावा आना जाना ये वो तो राउंड अबाउट 12 से 15 लाख, मतलब इतना। मतलब कि 15 पकड़ के चले कि 15 लाख के आसपास का जुगाड़ करके चलना पड़ेगा उसको, अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ऐसा डर भी लगता है यार ये मेरे को सू कर दे? नहीं, ये हमने काफ़ी लोगों को सुना है, कहते कि ये सू हो गया, वो सू हो गया। देखो, प्रैक्टिस तो सेम है, चाहे यहाँ करो वहाँ करो, बट यही है कि आप पेशेंट को इन्वॉल्व करो उस प्रोसीजर में। ये नहीं है कि मैंने दांत तोड़ दिया फिर उसको बताया नहीं, वो किसी और के पास गया, फिर वो थोड़ा सा आपको कंसर्न है। बट वहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि आप एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान लो, और आपका जो हेल्थ एसोसिएशन है वो बहुत हेल्पफुल है इन चीज़ों में। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कॉल करो, वो आपको सोल्यूशन देंगे। प्लस वहाँ के मतलब लोग भी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि वो समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ, ये एक
मतलब कि ह्यूमन प्रोसीजर है, कुछ भी एरर हो सकता है, बट अगर आपने पेशेंट को इन्वॉल्व किया हुआ है, उसको सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, तो एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दौरान अब 10 साल हो गए ना आपको वहाँ हाँ पे जी, रहते हो, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में कोई चैलेंजेस महसूस किया आपने? चैलेंजेस तो नहीं है, बट हर दिन एक लर्निंग दिन होता है कि आपको एक नया पेशेंट मिलता है, आप नई चीज़ सीखते हो, या आप वहाँ पे जो भी कर रहे हो वो एक लर्निंग कर्व है आपके या लिए। ऐसा ऐसा महसूस किया यार क्या ही आ गया वहाँ पे, इंडिया में होता था ऐश कर रहे होते? नहीं, वो हम कई बार सोचते हैं, सबसे बड़ी चीज़ हम मिस करते हैं खाना यहाँ का, क्योंकि वो खाना नहीं मिलता। बाकी है वहाँ पे लोग भी मिलते हैं, बट मतलब आपका एक फैमिली सर्कल छूट जाता है, आपके दोस्त छूट जाते हैं, तो वो चीज़ आप मिस करते हो वहाँ पे। सोशल लाइफ में कहूँगा हाँ थोड़ी सी कम है, बट एज द टाइम गोज़ आप वहाँ पे रहते हो, आपको नए दोस्त मिल जाते हैं, आप नए लोगों से मिलते हो, तो आपकी एसोसिएशंस बढ़ती हैं, तो ये चीज़ भी कवर अप हो जाती है। ओके चलो, लाइफ गोज़ ऑन। हाँ जी। ठीक है, मेरे तो क्वेश्चन खत्म हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे क्वेश्चंस खत्म है। आप फिर कभी किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।